हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आज का पार्ट नंबर 6 है। प्रीवियस पार्ट आई होप आपने अच्छे से देख लिए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट है उसमें हम करेंगे पार्ट नंबर 6 के अंदर सेक्शन नंबर 31 से लगाकर 44 तक। और ये जो सेक्शंस हैं ये किसी भी सेल ऑफ या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है ना, सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे परफॉर्म करता है उसके बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस का मतलब होना कि एक्टिविटी का होना। अब सेल्स के अंदर क्या एक्टिविटी होती है, आप एक काम कीजिए, 10-20 रुपए ले लीजिए अभी और जाइए अपने आसपास की दुकान पर और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कीजिए, है ना, कुछ खरीद के लाइए। आप बायर है, सामने वाला सेलर है, दुकानदार जो है वो सेलर है, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कैसे परफॉर्म होता है। तो कैसे परफॉर्म होता है, चलिए, आपने लिए 20 रुपए, गए अपने आस पड़ोस में कहीं और वहां से आपने दुकान से लिया, दुकानदार को बोला कि भैया चिप्स का पैकेट दे दो एक 20 रुपए वाला। अब वो चिप्स का पैकेट जो दुकानदार है, सेलर है, वो आपको दे देगा। तो ये हो गई गुड्स की डिलीवरी वॉलंटरी सेलर से बायर के पास में, और बायर उस चिप्स के पैकेट्स को यानी कि उस गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले में पेमेंट कर देगा किसको, सेलर को, और सेलर के पास पेमेंट चला जाएगा। ये हो गया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, आइए, बहुत इजी टॉपिक है आज का, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। यहां पर यही लिखा हुआ है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इंप्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर, है ना, गुड्स डिलीवर कर देगा, ये हमारा सेलर है, ये डिलीवर कर देगा किसको, गुड्स डिलीवर कर देगा बायर को। ओके, एंड एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर देम बाय द बायर। और बायर क्या करेगा, ये जो गुड्स की डिलीवरी होगी, यस, इसको क्या करेगा, वो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करेगा और इसके बदले में क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा सेलर को। यही होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखो, सेक्शन नंबर 31 से लगाकर 44 तक कंप्लीट करते हैं फटाफट। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 के अंदर दे रखी है आपको ड्यूटीज। किसकी ड्यूटीज, दोनों की ड्यूटीज। दो पार्टीज होती है तो दोनों की, एक सेलर की और एक बायर की। क्या होगी दोनों की ड्यूटी, देखो, सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स को जो है डिलीवर करना किसके पास में, बायर के पास में, और बायर की ड्यूटी क्या है, उस गुड्स को एक्सेप्ट करना और उसके बदले में पेमेंट कर देना। यस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। सेलर की ड्यूटी है बायर को गुड्स डिलीवर करना, एंड बायर टू एक्सेप्ट, बायर की क्या ड्यूटी है कि उस गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करना और उसके बदले में पे करना किसको, सेलर को। बस एक चीज ध्यान रखना, जो ये पेमेंट और ये डिलीवरी जो होगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है उसकी टर्म्स के अकॉर्डेंस होगी। ये तो सिंपल हो गया कि चिप्स पास में खरीद के लेके आ गए, लेकिन क्या परचेज और सेल यही होता है, नहीं, इसके अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उस केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस है, उनको ध्यान में रखते हुए ही पूरा का पूरा ये सेक्शंस पढ़ेंगे। तो सेक्शन नंबर 31 से लगाकर 44 तक एक बात कॉमन होगी, वो क्या होगी, वो सेक्शन नंबर 31 ड्यूटीज एंड सेलर और बायर की ड्यूटीज में के बारे में बताएगा, लेकिन एंड में क्या बोलेगा, अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो ये हर बार बोलेगा। ओके जी, सॉरी, थोड़ा सा तभी डाउन है। नेक्स्ट, हाँ, सेक्शन नंबर 32। अब 32 क्या है, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्कर्रेंट कंडीशन। देखो, कॉन्कर्रेंट कंडीशन क्या होती है, जो अप्लाई हो जाती है सेल्स के अंदर नॉर्मली, है ना। तो ये कॉन्करेंट कंडीशन ये होती है भी सेलर जो है वो अपनी वॉलंटरी क्या करेगा, गुड्स की डिलीवरी दे देगा किसको, बायर को। ठीक है, और बायर क्या करेगा, उस गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करेगा, उसके बदले में पेमेंट कर देगा किसको, सेलर को। तो ये कॉन्करेंट कंडीशन है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है कि डिलीवरी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, बाद में होगी, अभी होगी, पोजीशन कहाँ है, या फिर पेमेंट जो है वो कैसे होगा, अभी होगा, बाद में होगा, उसकी टर्म्स या कंडीशन वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग हो। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है तो फिर सेल्स के अंदर जो कॉन्करेंट कंडीशन आ जाएगी, कॉन्करेंट कंडीशन ये बोलेगी, देखो क्या बोलेगी, द सेलर हैज शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर। पोजीशन दे दे भैया अभी अभी, कॉन्करेंट कंडीशन बोलेगी। अगर और कोई कंडीशन नहीं है तो फिर डिलीवरी दे दे फटाफट से, और बायर क्या करेगा, फटाफट पेमेंट दे देगा डिलीवरी को एक्सेप्ट करके। ठीक है जी, लेकिन अगर इसके साथ में कुछ और कंडीशन आ गई है तो फिर ये कॉन्करेंट कंडीशन सेक्शन नंबर 32 वाली अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33 बोलता है डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब डिलीवरी जो गुड्स की देगा वो कौन देगा, सेलर देगा। किसको देगा, बायर को। और किसको दे सकता है, बायर के बिहाफ पर थर्ड पार्टी को भी देख सकता है। कई बार हो सकता है ना कि मिस्टर ए जो है वो सेलर है और मिस्टर बी जो है वो बायर है। अब मिस्टर बी ने ए को बोला ये वाला गुड्स चाहिए, ए ने बोला ठीक है भैया ले जाओ, बी ने बोला मैं नहीं, मेरी जगह मिस्टर सी आएगा, उसको दे देना। तो ये थर्ड पार्टी को भी डिलीवरी गुड्स की दी जा सकती है। और डिलीवरी कैसे कैसे दी जा सकती है वो हम पार्ट नंबर 1 के अंदर बहुत अच्छे से सिंबॉलिक डिलीवरी वगैरह है ना समझ चुके हैं, तो वो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा।
ठीक, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 आता है इफेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ डिलीवरी। जैसे इसमें क्या होता है, मान लेते हैं एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। अब ए जो है वो है सेलर और बी कौन है, बायर। बी ने ए को ऑर्डर दिया कि भैया ये 1000 क्वांटिटी में मुझे ये वाले स्मार्टफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आईफोन मान लेते हैं कि 1000 की क्वांटिटी में मुझे क्या चाहिए, आईफोन चाहिए। कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है, बी बायर है, ए सेलर है। ठीक है भैया, अब यहां पर ए ने क्या बोला कि भैया अभी 1000 क्वांटिटी में तो नहीं है, अभी आए हुए 700, चलो 700 तो भेज देता हूं, बाकी के 300 बाद में भेज दूंगा। अब यहां पर बायर के पास राइट है, अगर वो चाहे तो 700 मोबाइल फोन्स को एक्सेप्ट करके बाकी के 300 बाद में ले सकता है, या फिर वो चाहे तो पूरे के पूरे ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं मुझे तो पूरे 1000 एक साथ चाहिए। ओके जी, तो ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा अगर पार्ट ऑफ डिलीवरी हो रही है गुड्स की। लेकिन अगर पहले से ये बात हो रखी है, ए ने बोल दिया था कि भैया देख तेरे को 1000 फोन चाहिए ना, हाँ एक साथ नहीं मिलेंगे, पहले कुछ मिलेंगे फिर कुछ मिलेंगे, और इस पर बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट कंडीशन जो है वो दोनों सेटिस्फाइड उससे हो चुके हैं, इनके बीच में बातचीत हो रखी है, टर्म्स ऐसी डिसाइडेड है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर, तो फिर जो है बायर रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आता है आपका बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बिल्कुल देखो, नॉर्मली क्या होता है, सेक्शन नंबर 35 के अंदर ये लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाई फॉर द डिलीवरी। बायर जब तक गुड्स की डिलीवर करने के लिए अप्लाई नहीं करेगा तब तक सेलर जो है उसको पैसे भेजेगा कैसे, है ना भाई। सेलर ये तो बोलेगा भाई अभी तो गुड्स या तो अभी ले जाओ, या आप जाके दुकान पे खड़े हो जाओगे क्या, ऐसे देखते रहोगे क्या, या कुछ बोलोगे भी वो वाला चाहिए मेरे को सामान, समझ में आ गया ना। तो बायर को फर्स्ट अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी सेलर उसकी डिलीवरी देगा। ओके, सेक्शन नंबर 35 बहुत इजी था, बायर ही अप्लाई करता है। अरे अप्लाई क्या करता है, नॉर्मली आप अगर प्रैक्टिकली देखो तो जैसे ही बायर कुछ खरीदना चाहता है सबसे पहले उसे क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट चाहिए होता है ना। ओके, नेक्स्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ होगी, एट द टाइम ऑफ द सेल्स। एक दो, किस जगह पर डिलीवर किया जाएगा, जिस जगह पर सेल हुई है उसी जगह, हाथ तो हाथ उसी जगह फैसला। एक एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, एक हो सकता है भाई एग्रीमेंट टू सेल जब होगा तब देंगे। एक एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड, एक जहां पर प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चर होगा गुड्स, वहीं पर डिलीवर कर दिया जाएगा। एक तो भैया देखो जहां आउटलेट लगा हुआ है, शॉप लगी हुई है, वहीं बाहर आ गया और डिलीवर कर दिया। एक जहां पर एग्रीमेंट होगा उस जगह करेंगे, और एक जहां गुड्स मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस होगा, वहां किया जा सकता है। ओके, यहां पर आपका सेक्शन नंबर 36 और क्लोज नंबर या सब सेक्शन 1 आ जाता है। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 36। हाँ जी, सेक्शन नंबर 36 जो है वो क्या है, टाइम ऑफ डिलीवरी। सेक्शन नंबर 36 और क्लोज या सब सेक्शन नंबर सॉरी कौन सा, 2, टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवर कब होगा, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, द सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम। भाई देखो डिलीवरी का टाइमिंग क्या होगा, कब डिलीवर करना है गुड्स, तो अगर उसका टाइम फिक्स है, एक तो हैंड हाथों हाथ दे दिया भाई, 1-2 घंटे बाद ले जाना, 3 घंटे बाद ले जाना, 4 घंटे बाद ले जाना, 2 दिन बाद ले जाना, 5 दिन बाद ले जाना, टाइम फिक्स्ड है तो उस फिक्स टाइम पे गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी। लेकिन अगर टाइम फिक्स नहीं है तो क्या सेलर गुड्स की डिलीवरी नहीं करेगा, करेगा। कितने टाइम में, रीजनेबल टाइम में। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है, वो गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है, बहुत सारी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि रीजनेबल क्या होगा। अगर जैसे फ्रूट्स हैं, अब उसकी डिलीवरी 10 दिन बाद तो देगा नहीं, वो तो खराब हो जाएंगे, देनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। ओके, तो वो गुड्स के नेचर वगैरह पे डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। लेकिन सेलर को रीजनेबल टाइम में, अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में बायर को डिलीवर दे देना है गुड्स का। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 36, काफी है उसका सब सेक्शन 3, वो बोलता है गुड्स इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। अब देखो, अब समझना अच्छे से, ये है मिस्टर ए, इस पूरे आज के लेक्चर के अंदर मिस्टर ए जो है वो है हमारा सेलर और मिस्टर बी है जो है बायर। ओके, जो ए है उसका गुड्स जो है वो किसके पास में पड़ा है, सी के पास में पड़ा है। सी कौन, एक अदर आदमी है। ए ने जो है ये बोल दिया कि ये जो गुड्स हैं ये मैं बेच रहा हूं किसको, बी को, लेकिन वो गुड्स किसके पास में पड़ा है, सी के पास में। फॉर एग्जांपल के लिए आप कार मान लीजिए, ए की कार है वो सी के पास में पड़ी है, उसका पोजीशन सी के पास में, सी उसको ले गया था चलाने के लिए। अब ए ने वो कार किसको बेच दी, बी को, और डॉक्यूमेंट भी सारे ट्रांसफर हो गए होंगे बी के पास में। अब बी के पास में गुड्स की डिलीवरी कब मानी जाएगी, जब सी ये बोल देगा, एंक्लोज कर लेगा, सी बता देगा हाँ भैया मेरे पास जो अब कार पड़ी है अब वो ए की नहीं है, किसकी है, बी की है। जिस दिन सी ये बोल देगा उस दिन डिलीवरी हो जाएगी। ओके जी,
ठीक है। तो देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन यानी कि सी एनक्लोज्ड टू द बायर, वो बायर को बता नहीं देता दैट्स ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, यानी कि बायर का गुड्स वो होल्ड करता है, तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। ऐसे तो अगर सी कहीं ऐसी जगह चला जाए जिससे उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, एक ही गाड़ी लेके घूमने निकल गया कहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, 10 दिन हो गए हैं, तो जब तक सी ये एनक्लोजमेंट नहीं करेगा तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, सेक्शन नंबर 36 और सबसेक्शन 4। ये डिमांड ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल अनलेस मेड ए रीजनेबल हार, मतलब वही है, पूरे रीजनेबल टाइम के अंदर जो है गुड्स की डिमांड कर दी जाएगी और डिलीवरी गुड्स कर दिया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। अब जो डिलीवरी के ऊपर एक्सपेंसेस होंगे वो किसके होते हैं, तो नॉर्मली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलर बॉन्ड करता है। देखो, द एक्सपेंसेस ऑफ इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो किसके होते हैं भैया, सेलर के होते हैं। जैसे अमेजन जो आपको गुड्स भेजता है डिलीवरी बॉक्स के अंदर पैक करके, वो सारे के खर्चे किसके होते हैं, उसी ऑनलाइन वेबसाइट यानी कि सेलर के होते हैं। यस जी, तो ये बिल्कुल, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में अगर और कुछ कंडीशन जोड़ दी गई है तो अलग बात है, अगर कोई कंडीशन नहीं जोड़ी गई है तो सेलर खर्चे भुगतेगा। ओके जी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 37, दैट इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर ए यानी कि हमारा सेलर, बी हमारे बायर को रॉन्ग क्वांटिटी में गुड्स डिलीवर कर देता है। रॉन्ग क्वांटिटी कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले वो जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, ये सेक्शन नंबर 37 है, वो कर रहा है लेस देन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट में जितनी क्वांटिटी डिमांड की गई थी उससे कम भेज रहा है। तो भैया बी के पास दो, ए जो है वो बी को कितने आईफोन भेजने थे, मैंने बोला 1000, लेकिन वो भेज कितने रहा है 700, तो यानी कि कम भेज रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे कम सेंड कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो यहां पर बी के पास राइट है कि वो उस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकता है। सेकंड नंबर, एक्सेप्ट भी कर सकता है और बाकी के मंगा सकता है उसी फिक्स प्राइस पे जो पहले से तय प्राइस है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। लार्जर देन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, अब यहां उल्टा हो गया, बी ने तो मांगे थे 1000 लेकिन ए ने डिलीवर कर दिए 1200, कि भैया 200 एक्स्ट्रा है वे ले जाओ। तो इस केस में भी बी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को, डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकता है। सेकंड नंबर, एक्सेप्ट भी कर सकता है, कितना, ओनली 1000 और 200 वापस भेज सकता है, सेलर को ले जाने होंगे, या फिर पूरे 1200 एक्सेप्ट कर सकता है। तीनों सिचुएशन हो सकती है, मतलब राइट जो है वो सेलर के पास में आ गया। मिक्स विद गुड्स टू अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, बी ने जो आईफोन मांगे थे, जिस मॉडल के है ना आईफोन मांगे थे, उसने वो मॉडल ना देके कोई दूसरा मॉडल दे दिया, कुछ फोन सेम डिस्क्रिप्शन वाले दे दिए, कुछ अलग दे दिए। तो इस केस में भी जो बी है यानी कि हमारा जो बायर है वो रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और या जितने सही है उनको एक्सेप्ट करके बाकी को रिजेक्ट कर सकता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर सकता है। वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है, बायर के पास में ये राइट आ जाएगा जब रॉन्ग डिलीवरी होगी क्वांटिटी की। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट की अगर बात हो रखी है तो सेक्शन नंबर 38 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में डिलीवर गुड्स किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। डिलीवर टू करियर्स, मतलब जिस करियर से गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है उसके ऊपर ये सेक्शन नंबर 39 लगता है। भाई कैसे, ट्रेन से भेजा जाएगा या फिर जो कंटेनर है वो कैसा होगा, है ना। अब ऑयल वाला ऑयल अगर आप भेज रहे हैं तो उसका कंटेनर अलग होगा, वेजिटेबल्स है तो उसका कंटेनर अलग होगा, है ना। कोई आयरन ओयर है, लोहा है तो उसका कंटेनर अलग होगा, है ना। तो उसके बारे में बात करी जा रही है। सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अधिकतर तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमे फेसिया डीम्ड टू बी द डिलीवरी ऑफ टू द बायर, और ऐसा माना जाता है कि वहां डिलीवर कर दिया तो अब गुड्स पहुंच जाएगा। ओके जी, ठीक। डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर ट्रांजिट के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, सेलर ने गुड्स ट्रांजिट कर दिया, अब भेज दिया, अब कोई दुर्घटना हो जाती है रास्ते में, तो प्राइमा फेसिया उसके लिए बायर जिम्मेदार होता है, क्योंकि सेलर ने अपना पूरा काम कर लिया था। अब यहां पढ़ सकते हैं, वेयर गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टेंट प्लेस द लायबिलिटी ऑफ डिटोरिएशन नेसेसरली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट will fall on the buyer through the seller agree to deliver at his own risk। जब तक सेलर ऐसा नहीं बोल देता कि मैं मेरी रिस्क पर डिलीवर करूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो बायर की जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर गुड्स जब तक सेलर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक जो भी ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी है वो सेलर बोल रहा मैं ले रहा हूं तो उसकी होगी। ओके जी, नेक्स्ट
बायर राइट टू एग्जामिन द गुड्स, सेक्शन नंबर 41। बिल्कुल, बायर चाहे तो अगर उसने पहले से ही एग्जामिन नहीं किया है गुड्स का, तो डिलीवरी लेने से पहले वो गुड्स का एग्जामिनेशन कर सकता है कि वही है या नहीं है, तभी तो पता चलेगा ना कि वो वाला मॉडल है या नहीं। ठीक है, सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए। चलिए, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड रूल्स दे रखे हैं सेक्शन नंबर 42 के अंदर। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर, डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा क्या, जब इंटीमेट्स टू द सेलर, जब सेलर को इंटीमेट कर दिया गया है तो ऐसा माना जाएगा कि भाई डिलीवरी हो गई है गुड्स की। नेक्स्ट, डज एनी एक्ट ऑफ द गुड्स, सेलर बायर जो है ऐसा कोई एक्ट कर लेता है कि हाँ भाई डिलीवर हो गया। नेक्स्ट, रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, ये क्या बोल रहा है, जैसे ए ने बी को गुड्स डिलीवर कर दिया, बी के पास गुड्स डिलीवर भी हो गया, बी को पता भी चल गया कि ये जो आई है डिलीवरी ये सही नहीं है, इसमें डिफेक्ट है, मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, लेकिन बी रिजेक्ट ही नहीं कर रहा और काफी टाइम बीत गया है, रीजनेबल टाइम बीत गया है, तो फिर इस केस में माना जाएगा कि बी को डिलीवर हो चुका है गुड्स और उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है। ओके जी। नेक्स्ट, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, सेक्शन नंबर 43। ए ने बी को कुछ गुड्स डिलीवर किया, बी ने रिजेक्ट कर दिया और उसकी सूचना ए को दे दी, बस अब ये अपने आप ले जाएगा गुड्स को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, कई बार जो बायर है उसकी भी लायबिलिटी होती है अगर वो गुड्स को नेग्लेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है तो। व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवरी द गुड्स, सेलर रेडी है कि जो आपने गुड्स बोला था वो हम डिलीवर करने के लिए एकदम रेडी हैं। रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी, और बायर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब डिलीवरी ले लो गुड्स की। द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट कर ली, रीजनेबल टाइम बीत गया है, लेकिन बायर जो है वो डिलीवरी लेने के लिए तैयार है ही नहीं। ठीक है, ही इज लाइबल टू सेलर फॉर एनी लॉस, और इस वजह से अगर सेलर को कोई लॉस हुआ तो उसके लिए बायर लाइबल है, क्योंकि उसको वेट नहीं कराना, अगर रिजेक्ट करना तो हाथों हाथ कर दो, रीजनेबल टाइम चला गया फिर बायर लाइबल होगा उन सभी खर्चों के लिए जो सेलर ने भुगते हैं इस पीरियड के अंदर। ओके जी, तो ये थे हमारे सेक्शन नंबर 44 जो हो गए कंप्लीट, और आज का पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।